हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के 9th चैप्टर यानी एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 9.3। वेलकम टू यल एकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज इन फिगर 9.23 ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC शो दैट एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE। यहाँ पर बेटा जी सबसे पहले हमें जो वहाँ पर प्रूव करना है वो क्या है, वो आप समझ लीजिए। हमें ABE और ACE ये दोनों एरिया जो हैं इक्वल करने हैं। अब ये दोनों एरिया कैसे इक्वल होंगे, सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पर प्रूफ पार्ट तक। प्रूफ पार्ट में क्या करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर जो गिवन डेटा है और जो प्रूव करना है उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे पास गिवन डेटा है, यहाँ पर गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले जो है वो ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। तो यहाँ पर जो है वो ट्राइंगल ABC है, इन विच AD इज अ मीडियन, E is a point on AD। कोई सा भी पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो। हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई एक पॉइंट E है जस्ट, और हमने यहाँ पर जो प्रूव करना है वो क्या है, अब उसकी बात कर लेते हैं। प्रूव हमने करना है जो एरिया ऑफ ABE है, एरिया ऑफ ABE ये इक्वल है एरिया ऑफ ACE के। और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए आपको, सीधा सीधा आप प्रूफ पे जाएंगे। और प्रूफ पे जाने के लिए आपको यहाँ पर जो फैक्ट पता होना चाहिए वो क्या है। यहाँ पर आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, वो ये है बेटा कि एक मीडियन जो होती है वो मीडियन हमेशा ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है जो इक्वल एरियाज के हों। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लो AD एक मीडियन है, तो वो वहाँ पर ABD और ACD हमें दो ट्राइंगल दे रही है। अब अगर मान लो हम E की बात करें, तो चलो अभी हम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमेशा पहले एक ही चीज़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अ मीडियन, जो हमारा ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, डिवाइड्स द ट्राइंगल। द ट्राइंगल मीन्स द ट्राइंगल इन विच द मीडियन इज। तो यहाँ पर डिवाइड्स द ट्राइंगल into two triangles of equal areas। तो हमें वहाँ पर एक मीडियन जो है वो, क्योंकि दो ट्राइंगल के अंदर वहाँ डिवीज़न दे रही है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ ABD, ये इक्वल मिल जाएगा हमें एरिया ऑफ ACD के। इस साइड वाला एरिया, इस साइड वाला एरिया, ये दोनों इक्वल मिल गए। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो अब जो है वहाँ पर हम बता देते हैं कि सिंस E is a point on median AD, क्योंकि AD जो है वो हमारी मीडियन है, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, इसलिए हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास EBC है उसमें ED एक मीडियन है। therefore ED is a median of triangle EBC। ये जो हमारे पास नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें हमारी ED एक मीडियन है। और फिर सेम फैक्ट अगेन, since a median divides the triangle into two triangles of equal areas, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें जो ED है वो यहाँ पर दो जो ट्राइंगल हैं उनमें डिवीजन दे रही है, यानी EBD और ECD। तो इसलिए हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि एरिया ऑफ EBD इक्वल है एरिया ऑफ ECD के। अब इसे हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब जस्ट हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट वी वांट।
तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब अगर मान लो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी डी इसमें से माइनस करें एरिया ऑफ ई बी डी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड में से राइट हैंड को करेंगे हम एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ई सी डी। अब अगर हम देखें तो इस पूरे बड़े ट्राइंगल में से हम नीचे वाला ट्राइंगल माइनस कर रहे हैं तो ऊपर वाला ट्राइंगल बचेगा। तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ट्राइंगल जो है वो है हमारा ए बी ई, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी यही है पूरा ये ट्राइंगल। इस साइड वाला अगर हम देखें इसमें से नीचे वाला ट्राइंगल हम माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एरिया ऑफ ए सी ई। तो इस तरह से हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे बेटा जी जो हमने वहां पर प्रूव करना था। और यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी, शो दैट एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। अगर बेटा जी आप फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे साथ थे तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा अलग नहीं दिखने वाला, क्योंकि हम बिल्कुल सिमिलर वे में प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि एग्जाम शीट पे हम एग्जैक्टली सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो यहाँ पर जो है ये ए बी सी है बेटा, ए बी सी में ए डी हमें बोला हुआ है मीडियन है, तो ए बी सी में अगर ए डी मीडियन है तो ये इसको दो इक्वल एरिया पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, यानी ए बी डी एंड ए सी डी। तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये वाला एरिया जो है ये पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा, क्योंकि अगर दो इक्वल पार्ट हैं तो उसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो हम सिर्फ पहले गिवन डेटा जो है उसकी बात करें तो गिवन डेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है वो लिख लेते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी, इन विच पॉइंट E is the midpoint ऑफ मीडियन AD। तो इतने में हम पूरा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वहाँ पर जब हमने मीडियन AD बोल दिया तो इसका मतलब वो जो है D हमारा मिड पॉइंट है और उसके बाद E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। तो इतना ही हमारे को यहाँ पर गिवन डेटा में दिया हुआ है और जो प्रूव करना है वो हम सामने लिख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में रहे कि हम वहाँ पर कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं वहाँ पर एरिया ऑफ BED जो है, एरिया ऑफ BED इसको हम प्रूव कर सकें 1/4 एरिया ऑफ ABC के। अब बात करते हैं कि इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ABD और ACD ये दोनों इक्वल एरिया हैं, इसलिए ABD जो है वो हाफ है ABC का बेटा। अब जो है वो हम जाएंगे BED के पास। अगर मान लो ये मीडियन है, अब बात ये है मीडियन कैसे, मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है जो एक वर्टेक्स को हमारे पास सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रही है। तो ट्राइंगल ABD में ये एक वर्टेक्स है और ये इसको अगर हम देखें तो BE हमारी एक मीडियन है। तो अब अगर एक मीडियन जो है वो दो इक्वल एरिया ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करती है तो हमारे पास BDE और BAE ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर कहा जाए तो जो BDE है जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं ये जो है ये इस पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा। अब ये जो है ABD ये पूरे ट्राइंगल का हाफ है और BED इसका भी हाफ है। तो हाफ ऑफ हाफ क्या होता है, हाफ ऑफ हाफ जो है वो हमारे पास 1/4 हो जाता है। तो यही लॉजिक जो है, यही लॉजिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉपर जो हमारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रूफ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मीडियन, जो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, डिवाइड्स द ट्राइंगल into two triangles ब्रैकेट में मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैंने क्योंकि पहले मेंशन नहीं किया, ऑफ इक्वल एरियाज। देयरफॉर क्योंकि हमारी AD जो है वो हमारे को पहले से बताया हुआ है कि मीडियन है, तो हम बहुत इजीली यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ ABD इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC के। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन देकर इसको हमने छोड़ दिया।
तो यहाँ पर जो है अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है वो बता देते हैं ई जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, therefore PE is a median of triangle ABD। ये जो हमारा ABD है इसकी एक मीडियन हो गई है। और फिर अगेन since a median divides the triangle into two triangles of equal areas। अब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा कोई सा भी हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं यानी हम लेंगे BED। तो हमें जो है वो मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज हाफ ऑफ एरिया, जो भी हमारे पास पूरा बड़ा ट्रायंगल है जिसके अंदर हम मीडियन की बात कर रहे थे, यानी ABD। अब ABD की अगर हम एरिया यहाँ पर देखें फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है वो एरिया ऑफ ABD की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। ये जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ मेरे पास ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू आई है 1 को यूज़ करके। तो अगर हम 1/2 को यहाँ पर 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो हम उस रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पर हम अगर ये देखते हैं तो हमें 1/4 मिल जाएगा, एरिया ऑफ ABC मिल जाएगा। और फिर जो हमारी सबसे सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट है यानी हेंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 बेटा जी। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने फिगर जो है वो पहले ही बना रखी है, गिवन डेटा और टू प्रूफ जो है वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास जस्ट एक पैरेललोग्राम है बेटा, और जो उसके डायगोनल्स हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैंने उसको ओ पर लेट कर लिया। तो गिवन डेटा में तो हमारे पास जस्ट यही है। प्रूफ ये करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो हमारे पास 4 ट्रायंगल बना रहे हैं, अब ट्रायंगल आप देख ही सकते हैं, OAB, OBC, OCD और ODA। ये जो 4 ट्रायंगल हैं, ये 4 ट्रायंगल्स इक्वल एरिया के होंगे। तो ये हमने प्रूव करना है। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेरे साथ कर चुके हैं तो बिल्कुल सेम लॉजिक जो है वो यूज़ होगा। नहीं कर चुके हैं तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे दूंगा बेटा। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें बेटा कि ओ, ये ओ क्या है, ओ जो है ये मिड पॉइंट है AC का भी BD का भी। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास ये जो है ये इसके इक्वल होगा, और इसी तरीके से ये जो है ये हमारा इसके इक्वल होगा। अब अगर मान लो हम कहते हैं चलो मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लो हम कहें कि ये मिड पॉइंट है AC का, तो BO एक मीडियन हो जाएगी ABC ट्रायंगल के लिए, क्योंकि मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ में वो ज्वाइन कर रही है। अब अगर BO जो है वो मीडियन हो गई तो इसका मतलब ये हुआ BO के दो तरफ जो भी हमारे ट्रायंगल्स हैं, BOA और BOC, ये जो हैं ये दोनों के दोनों इक्वल एरिया ट्रायंगल होंगे। अब अगर मान लो ये दोनों इक्वल एरिया हैं तो सेम लॉजिक के साथ में ये और ये भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट है। तो अगर वो BD का मिड पॉइंट है तो BCD ट्रायंगल के लिए CO एक मीडियन है। अगर CO एक मीडियन है तो ये इसको दो जो ट्रायंगल इसके दो साइड पे होंगे वो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगी, यानी COB और COD। और इसी तरीके से ये वाला लॉजिक यहाँ पर काम करेगा कि ये और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल एरिया के लिए होंगे, और सेम वे में हम इसको और इसको इक्वल दिखाएंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर सिर्फ एक ट्रायंगल जो है वो वहाँ पर डिवाइड होता हुआ दिखा देना है, बाकी जो प्रूव है वो सारा सिमिलरली करके हम कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बता देंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other,
देयरफॉर जो हम लॉजिक पे पहुंचना चाहते हैं वहां पर सीधा सीधा पहुंच जाते हैं। देयरफॉर हम कह देते हैं BO इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, हम यहां पर लिख देते हैं वी नो दैट अ मीडियन divides the triangle into two triangles of equal areas। Therefore अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिल जाता है, इससे इससे हमें मिल जाता है कि BOA BOC के इक्वल है। तो नाम हम वही ले लेते हैं जो हमने वहां पर टू प्रूव में दिए हुए हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ OAB इक्वल मिल जाता है हमारे को एरिया ऑफ OBC के। और यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता बेटा, कोई सिमिलैरिटी या हम वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी तो कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास एरिया में कोई मैटर नहीं करता कि हम वहाँ पर OAB लें और OAB के साथ में OCB लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट हमने नाम देने हैं। ये हमारे पास हम इक्वेशन ले लेते हैं 1। हम यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर वे में हम प्रूव करना यहाँ पर चाह रहे हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ OBC इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ OCD के। इसी तरीके से एरिया ऑफ OCD इक्वल आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ODA के। तो बस इतना काफ़ी है, क्योंकि जो हमारे पास तीन ये अलग अलग इक्वालिटीज़ आ गई हैं, इन तीन में वो चारों ट्राइंगल आ गए हैं जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है वो, मैं स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम इकट्ठा रखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OBC, एरिया ऑफ OCD एंड एरिया ऑफ ODA। ये चारों एरियाज जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाते हैं, और यही क्योंकि हमारे को चाहिए था, तो ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर ये कह रहा है इन फिगर 9.24 ABC एंड ABD आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस AB। इफ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O, show that area of ABC is equal to area of ABD। फिगर जो है वो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। गिवन और टू प्रूव डेटा भी बहुत इजी थे, तो मैंने पहले से ही नोट कर लिए थे, क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और AB CD को बाइसेक्ट कर रही है, का मतलब हो गया कि O जो है वो CD का मिड पॉइंट है, और हमें जो प्रूव करना है वो हमारे पास एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ABD है। यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले बेटा O जो है ये मिड पॉइंट है। O अगर मिड पॉइंट है तो अगर हम ACD ट्राइंगल देखें तो इसमें AO जो है ये मीडियन हो जाएगी। अगर AO मीडियन हो गई बेटा, तो मीडियन वो क्या करती है, इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो AO के दो तरफ जो हैं ट्राइंगल, हमारे पास AOC और AOD, इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। O मिड पॉइंट है तो BO भी एक मीडियन होगी। अब अगर BCD ट्राइंगल की BO मीडियन है तो BO क्या करेगी, ये भी दो इक्वल एरिया ट्राइंगल के अंदर डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब BOC और BOD ये दोनों के दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, जिनमें हमारे पास पहले AOC AOD के इक्वल है और दूसरे में BOC BOD के इक्वल है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो AOC में BOC ऐड हो जाएगा, AOD में BOD ऐड हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख ही सकते हैं AOC में BOD ऐड करते ही पूरा बड़ा ट्राइंगल हमारे पास ऊपर ABC आ जाता है। AOD में BOD अगर ऐड होगा तो नीचे वाला ट्राइंगल हमारे पास ABD आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो कैसे लिखेंगे, यहां पर हम बता देते हैं। सिंस O is the midpoint of CD, therefore AO, this line segment,
and BO, this line segment, are medians for triangles ACD एंड ट्राइंगल BCD। ये जो पूरे बड़े ट्राइंगल हैं इनके लिए ये मीडियन हो गई रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमने ले लिया। उसके बाद हम कहते हैं वी नो दैट अ मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल into two triangles of equal areas। हम ये जानते हैं कि एक मीडियन जो है वो मेन ट्राइंगल को वहाँ पर दो अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करती है जिनके एरिया इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारे को, इसलिए हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ AOC इक्वल मिल जाएगा हमारे को एरिया ऑफ AOD के। और दूसरी चीज हमारे को मिल जाएगी एरिया ऑफ BOC एरिया ऑफ BOD के इक्वल। दोनों को हम यहाँ पर इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC आ जाता है लेफ्ट में। राइट हैंड साइड में हमारे पास एरिया ऑफ AOD और एरिया ऑफ BOD आ जाता है। दोनों को अगर हम ऐड करें AOC BOC को तो ऊपर वाला हमारे पास ट्राइंगल आ गया पूरा, यानी ABC। एरिया ऑफ AOD BOD नीचे वाले हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ ABD। तो हम वहीं पहुंच गए वेयर वी हैड टू रीच। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब हम 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। इसमें ये कह रहा है बेटा जी D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC। show that तीन पार्ट्स आपके सामने ही है। फर्स्ट है BDEF इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट है हमें DEF का एरिया जो है वो हमें इक्वल शो करना है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। थर्ड पार्ट में हमें BDEF का एरिया हाफ शो करना है ABC का। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने जो है ये ऑलरेडी गिवन और टू प्रूफ के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है। गिवन में हमारे पास सिंपल एक ट्राइंगल है ABC, DEF जो है वो मिड पॉइंट दिए हुए हैं वहाँ पर जो तीन साइड्स हैं उसके। और जो टू प्रूफ था वो तो कुछ अलग था ही नहीं बेटा, वो तो तीन हमारे को अलग अलग पार्ट्स दिए हुए थे, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये मैंने यहाँ पर फिगर बना ली है, इससे ऊपर का जो पार्ट है वो हमारे को नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं इसका मेन जो प्रूफ पार्ट है वो कैसे होने वाला है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा जी अगर मान लो हम कहें कि यहाँ पर ये जो हमारे पास BDEF है इसे हम पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। E और F ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं। अगर मिड पॉइंट को हम जोड़ें तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम हमें कहती है कि ये वाला लाइन सेगमेंट BC के पैरेलल होगा और BC का हाफ होगा। BC के हाफ का मतलब हमारे पास D अगर मिड पॉइंट है तो हम BD भी ले सकते हैं, CD भी, लेकिन क्योंकि हम BDEF में यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो हम सिर्फ BD की बात करते हैं। तो ये वाला FE जो है वो BD के इक्वल भी होगा और BD के पैरेलल भी होगा। सिर्फ इतना सा ही लॉजिक चाहिए हमारे को फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने का। तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस E and F are the midpoints of AC and AB respectively, therefore by midpoint theorem। अब अगर हम ये थ्योरम यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे पास जो FE है हमारा ये पैरेलल आ जाता है हमारे पास BC के,
और दूसरी चीज इक्वल आ जाता है हाफ ऑफ BC के। अब यहाँ पर इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा कि यहाँ पर जो BC है, क्योंकि अब BC के ऊपर ही D होगा, अगर मिड पॉइंट है तो वो उसके ऊपर ही होगा, तो BD जो है वो हम यूज कर लेंगे पैरेललिज्म में, और इक्वालिटी में तो BD आ ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बता देते हैं, सिंस D is the midpoint of BC, therefore जो हमारा FE है ये पैरेलल है हमारे पास BD के और इक्वल है हमारे BD के। इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया 10 BDEF इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि जब भी ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर जो है वो इक्वल और पैरेलल मिल जाए तो वो हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है इस तरह से। तो ये तो है जी हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म है। लेकिन इसे अभी यहाँ नहीं ख़त्म करते, हम इसी के आगे कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं। सिमिलरली हम लिख देते हैं, वी कैन प्रूव दैट, बिल्कुल इसी वे में अगर हम चलें बेटा तो FECD ये जो है ये भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक तो वही है, क्योंकि ये हमारे पास मिड पॉइंट थे, तो इसको अगर मान लो हमने ज्वाइन किया है तो ये BC के पैरेलल और BC का हाफ है, तो इस साइड भी तो हो सकता है। CD जो है CD भी तो हमारा हाफ ही होगा, तो CD जो है उसके पैरेलल और उसके इक्वल, तो ये भी हमारे पास आ गया। अगर मान लो F और D हमने लिया होता यहाँ पर, या फिर D और E लिया होता, तो हम यहाँ पर कहाँ पहुँच सकते थे, अगर F और D लेते तो यहाँ पर इसके पैरेललिज्म पे पहुँच जाते कि AC और FD ये आपस में पैरेलल है और हाफ है, और E मिड पॉइंट है तो AE और FD हो जाता। अगर हमने DE लिया होता तो हम इस साइड चले जाते, लेकिन कोई भी अगर हम लेते हैं इनमें से तो हमारे पास AEDF ये जो है ये पैरेललोग्राम आ जाता। तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने ये प्रूव कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि CDFE एंड जो हमारे पास है AEDF आर आल्सो पैरेललोग्राम्स। अब ये जो है ये हमारे पास पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिए, ठीक है जी। अब जो सेकंड पार्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने DEF को 1/4 दिखाना है एरिया में ABC के। अब वो कैसे करेंगे हम, ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट है ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब ये जो है इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लॉजिक यूज करते हैं कि एक डायगोनल एक पैरेललोग्राम के साथ क्या करता है। एक डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनमें डिवाइड करता है, और इसके साथ में एक फैक्ट यूज करते हैं, वो ये कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो इससे हमें ये और ये एरिया में इक्वल मिल जाएंगे, और सिमिलरली ये और ये मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस पैरेललोग्राम के लिए DE जो है वो डायगोनल है, और AEDF पैरेललोग्राम के लिए FE डायगोनल है, तो ये और ये भी इक्वल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जस्ट एक लॉजिक जो है वो यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, और अब जो है वो लॉजिक जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles and congruent figures have equal areas। ये जो है ये पूरा लॉजिक हो गया एक ही स्टेटमेंट के अंदर। इससे हमें क्या मिलता है, देयरफॉर हमारे पास DEF जो है, एरिया ऑफ DEF ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ BDF। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पर DF जो है, DF इज अ डायगोनल
ऑफ पैरेललोग्राम BDEF। इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पर ले लेंगे एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू यहाँ पर एरिया ऑफ CDE। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो DE है इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जो हमने पैरेललोग्राम का नाम लिया था CDFE। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CDFE। और ये भी कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ये जो मैं इस तरह से डैश मार देता हूँ ऊपर से नीचे कॉपी करने के लिए, आप जो है वो प्रॉपरली लिखिएगा यहाँ पर बेटा जी। और जो हमारे पास फाइनल हमने लेना है वो क्या है? वो है हमारे पास एरिया ऑफ DEF, और इसको इक्वल दिखा देना है ऊपर जो हमारे पास है AEF के। अब यहाँ पर जो है ये क्यों? क्योंकि हमारे पास जो EF है ये हमारे पास डायगोनल है जो हमारे पास AEDF, ये जो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है AEDF। तो ये जो है ये हमारे पास इस तरह से 3 स्टेटमेंट्स आ गई। ये जो 3 स्टेटमेंट हैं क्योंकि हमने आगे यूज़ करनी है तो हम इन सबको जो है वो वहाँ पर 1, 2 और 3 ले लेते हैं। ये हम 1 ले लेते हैं, ये हम 2 ले लेते हैं और ये हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अब जो है वो अगर मान लो हमने वहाँ पर DEF का एरिया ABC का 1/4 वहाँ पर प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 एरिया DEF के। तो 4 अगर हम DEF के एरिया लें तो यहाँ पर एक तो मैं ऐसा करता हूँ, एक तो DEF ले लेता हूँ, इसके साथ में मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर DEF के साथ ये जो 3 ट्राइंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि DEF की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। तो 4 बार DEF लिखने की जगह एक बार तो मैं DEF लिखता हूँ, बाकी में मैं ये कर देता हूँ, यानी BDF प्लस एरिया ऑफ CDE, और 4th वाले में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AEF, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ यूजिंग 1, 2 एंड 3, जो भी 3 इक्वेशंस हैं उनको मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब अगर ये जो 4 एरिया हैं इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, DEF ये वाला, BDF ये वाला, CDE ये वाला ट्राइंगल और AEF ऊपर वाला, तो ये चारों ट्राइंगल्स हमारे पास आ गए। अगर हम चारों ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास ये पूरा का पूरा ABC आ जाएगा। अब अगर मान लो ये हमारे पास पूरा का पूरा ABC आ गया तो ABC अगर हम देखें यहाँ पर ये 4 है, ये 4 अगर इधर चला जाएगा तो 1/4 ऑफ ABC तक हम पहुँच जाएंगे, जो हमें चाहिए था। बेसिकली हम यहाँ पर इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो जस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि DEF का एरिया जो है वो 1/4 एरिया ऑफ ABC हम दिखा सकें। तो बस ये हो गया हमारे पास। इसी के साथ हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो ख़त्म हुआ बेटा जी। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है BDEF, इसका एरिया ABC का हाफ है। अब ये जो है मैं दिखा देता हूँ पहले आपको, ये रहा BDEF हाफ ऑफ ABC। अब जो है इसको प्रूव करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा? यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को हमें यूज़ करना होगा। तो ये हो गया। अब जो है वो हम लेते हैं जो हमारे को चाहिए, यानी BDEF का एरिया। तो थर्ड पार्ट जो है वो हम लिखते हैं नाउ एरिया ऑफ BDEF। अगर आप फिगर देखेंगे तो BDEF का एरिया, 2 ट्राइंगल हैं इसमें, इन 2 ट्राइंगल्स के सम के इक्वल है ये। तो इन 2 ट्राइंगल्स का नाम हम देख लेते हैं, एक है हमारे पास DEF, एक है BDF। तो ये जो है ये ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ BDF ये है हमारे पास। लेकिन BDF जो है ये तो हम प्रूव कर चुके हैं DEF के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEF, और यहाँ पर हम बता देंगे क्यों। अगर मान लो हम इसमें यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन,
तो फर्स्ट इक्वेशन से यहां पर आ गया। अब इनको अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ DEF आ गया। ठीक है जी। अब हमें DEF की रिलेशन में तो नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए था ABC के रिलेशन में। तो अब जो है एरिया ऑफ DEF को वहां पर चेंज कर देते हैं एरिया ऑफ ABC के हिसाब से। तो ये जो है ये हमारे पास इस रिलेशन से आ जाएगा। अगर हम एरिया ऑफ DEF की बात करें तो ये 1/4 है एरिया ऑफ ABC का। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें ये वाली वैल्यू तो हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/4 एरिया ऑफ ABC, इस तरह से। और यहाँ पर हम बता देंगे कि ये हमारे पास आया कैसे है, हमने यूज़ की है इक्वेशन नंबर 4। 2 और 4 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास आ गया 1/2 एरिया ऑफ ABC, और हम वहीं पहुंच गए जहां पर हमने पहुंचना था। तो सबसे सेटिस्फैक्टरी हमारी स्टेटमेंट, यानी हेंस प्रूफ। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन फिगर 9.25 diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equal to OD. If AB is equal to CD, then show that area of DOC is equal to area of AOB, area of DCB is equal to area of ACB। और थर्ड पार्ट हमें जो प्रूव करना है वो है बेटा DA पैरेलल टू CB और ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हम दोनों प्रूव करेंगे इसके अंदर। अब जैसा कि हम शीट पे देख ही सकते हैं बेटा जी कि हमने यहाँ पर फिगर जो है वो बनाई हुई है, और फिगर में मैंने कंस्ट्रक्शन भी की हुई है यहाँ पर जो कि नेसेसरी है। गिवन डेटा और टू प्रूफ जो है वो बहुत ही सिंपल है बेटा। क्वेश्चन जो है उसको आप देखेंगे तो उससे आपको स्ट्रेट ही मिल रहा है। बस इसमें जो नॉर्मल एक मिस्टेक होती है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ABCD जो है इसे पैरेललोग्राम ले लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पैरेललोग्राम दिया नहीं हुआ है बल्कि प्रूव करना है। तो ABCD देखने में भला ही पैरेललोग्राम हो, लेकिन ये आपको गिवन में नहीं है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते। अब जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, वो हमें जस्ट ये बताया हुआ है कि यहाँ पर ये जो डायगनल्स हैं ये डायगनल्स ओ पर बाइसेक्ट नहीं, इनफैक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से कर रहे हैं कि OB और OD जो हैं वो हमारे पास दोनों इक्वल हैं। ये है OB, ये है OD, और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। इनके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। और एक और गिवन डेटा है, वो क्या है, वो है हमारे पास कि ये वाली साइड CD और ये वाली जो AB है ये आपस में इक्वल है। प्रूव करने के लिए हमारे को 3 पार्ट्स बिल्कुल अलग दिए हुए हैं, तो वो दोबारा से समझाने की तुम्हारे को जरूरत नहीं है बेटा। अब कंस्ट्रक्शन में तुमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में बेटा जी यहाँ पर B से एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक D से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये मैंने BP ले लिया और ये मैंने DQ ले लिया, और ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है वी ड्रॉ BP परपेंडिकुलर टू AC एंड DQ परपेंडिकुलर टू AC। तो चलते हैं जी मेन पार्ट पे, यानी कि प्रूफ पे। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें बेटा तो यहाँ पर ये कह रहा है एरिया ऑफ DOC और एरिया ऑफ AOB को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये है हमारे पास DOC और ये है हमारे पास AOB। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कोई भी ऐसी स्ट्रेट अवे थ्योरम नहीं है जो इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल प्रूव कर पाए। इसीलिए हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन की है, जो हमने वहाँ पर BP और DQ जो परपेंडिकुलर लिए। इससे फायदा क्या होने वाला है हमारे को, हम पहले जो है वो ये दो छोटे ट्राइंगल जो है इनको हम कॉन्ग्रुएंट वहां पर प्रूव करने वाले हैं, और हम जानते ही हैं अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो एरिया इक्वल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ इतने से भी काम नहीं चलेगा। तो एक पार्ट ये, और फिर इसका एक सेकंड पार्ट हमारे को करना पड़ेगा ये और ये वाले ट्राइंगल जो है यानी कि DQC और BPA, इनको भी हमारे को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इक्वल का मतलब हो गया कि हमारे को पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाकर एरिया जो है वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले सिर्फ इतना सा करते हैं, उसके बाद में आगे का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो एक्सप्लेन करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं DQO एंड BPO। अब इसमें हमारे को 3 जो अलग अलग वहां पर पार्ट्स हैं वो चाहिए। तो एक पार्ट तो हमारे को DOQ और BOP मिल रहा है हमारे को। ये क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये हमारे पास हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरा पार्ट जो है वो हमारे को गिवन से ही मिल जाएगा, क्योंकि OD और OB हमारे को पहले से ही गिवन दिए हुए हैं। तो OD और OB
और जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास 90 डिग्री, यानी एंगल जो है वो हम ले लें डी क्यू ओ और एंगल बी पी ओ। ये हमारी बाय कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि ये हमारे पास 90 डिग्री के हैं। तो हमारे पास दो एंगल और एक साइड हो गई, लेकिन ध्यान रखेंगे दो एंगल के बीच वाली साइड नहीं हुई है इक्वल, तो हम यहाँ पर ए ए एस लगाएंगे। तो हमारे पास ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी से जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्राइंगल जो हमने लिए थे डी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी ओ। और क्यों हो गया ये हो गया हमारा ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो अभी के लिए इसको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें अगर इन दोनों को यहाँ पर इक्वल प्रूव करना है तो हमारे को कम से कम डी क्यू और बी पी जो है वो इक्वल दिखाना होगा। तो हम यहाँ पर डी क्यू इक्वल्स बी पी जो है ये करेंगे और यहाँ पर बता देंगे हम सी पी सी टी, और इसे एक इक्वेशन नंबर जरूर देंगे क्योंकि हमारे को इसे आगे यूज़ करना है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब जो है अब हम जा सकते हैं इन दो ट्राइंगल्स में, यानी डी क्यू सी और बी पी ए। अब इन दोनों में हमारे को एक तो डी क्यू सी और बी पी ए तो मिल ही रहे हैं एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री रहेंगी। दूसरा जो है वो हमारे पास डी क्यू और बी पी अभी अभी हमने वहां पर प्रूव किया है, ये भी हो गया हमारे पास। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं, तो गिवन डेटा में हमारे पास डी सी और ए बी जो है ये हमारे को इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम ले लेते हैं सी डी इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं गिवन। और मैं आपको फिगर में भी यहाँ पर इस तरह से ये दिखा देता हूँ, ये दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल हैं। अब ये जो है तीन हमारे पास जो है ये हमारे को कौन सा क्राइटेरियन दे रहे हैं, ये हमारे को एक तो राइट एंगल दे रहे हैं, एक उसके सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेन्यूज, और एक जो अदर साइड है। तो इसका मतलब हमारे पास आर एच एस क्राइटेरियन जो है वो काम करेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 डी क्यू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी ए, और रीजन जो है वो है हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पर हमें एक एंगल जो है वो बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसी वक्त जो है उसे लेकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर वो एंगल कौन सा है, हम एंगल लेंगे ये वाला, यानी डी सी क्यू, एंगल डी सी क्यू, और इसको हम इक्वल ले लेंगे यहाँ पर बी ए पी के, और इसे इक्वेशन नंबर देके अभी के लिए छोड़ देंगे। इसका यूज जो है वो बाद में जब हम वहां पर पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तब की बात है। तो अभी के लिए जो है वो हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले स्क्रीन जो है वो हमें चाहिए होगी, तो यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेते हैं पेपर को। तो हमारे पास इतना स्पेस, क्योंकि हमें फिगर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको देखने की। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है और इस वाले ट्राइंगल को इसके। तो इन दोनों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो सिर्फ इतनी सी है। हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे सिंस congruent figures have equal areas, therefore अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास दो अलग अलग जो इक्वेशंस हैं वो आ जाएंगी, क्योंकि हमने दो कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूव की हैं। तो जो दो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, एक तो हमने डी क्यू ओ को बी पी ओ के इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो उसके कारण हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ डी क्यू ओ इक्वल्स एरिया ऑफ बी पी ओ, ये आ गया। और दूसरा जो है वो हमने किया है डी क्यू सी और बी पी ए, तो इसीलिए हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ डी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी पी ए। ये जो है इन्हें हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं T4, और यहाँ पर जो है इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिंग 3 and 4।
अब 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ डी क्यू सी प्लस एरिया ऑफ डी क्यू ओ। वो आप पहले ओ लिख दीजिए, पहले सी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सेम ऑर्डर रखें तो अच्छा रहता है बेटा। तो ये जो है ये हमारे पास डी क्यू और डी क्यू सी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया ऑफ बी पी ओ प्लस एरिया ऑफ बी पी ए, ये दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें डी क्यू ओ और डी क्यू सी, तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल जो है वो आपको बनाकर दे रहे हैं जो आपको चाहिए, यानी डी ओ सी। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो आपके पास बी पी ओ ट्राइंगल और बी पी ए ट्राइंगल, ये आपको ए ओ बी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जस्ट दैट इज लिख देते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारे पास नाम हमारे को टू प्रूव में बोले हुए हैं, जैसा कि डी ओ सी बोला है और यहाँ पर जो है वो ए ओ बी बोला है, सेम जो है वो ले लेते हैं। और ये हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव कर दिया बेटा। तो अब फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में ये हमसे कह रहा है कि हम वहाँ पर एरिया ऑफ डी सी बी और एरिया ऑफ ए सी बी जो है इन्हें हम आपस में इक्वल दिखाएं। अब अगर हम यहाँ पर देखें डी सी बी ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ए सी बी यानी ये वाला ट्राइंगल, तो इन दोनों का एरिया हम बहुत इजीली इक्वल दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डी ओ सी और ए ओ बी का एरिया तो इक्वल दिखा चुके हैं, और जो ट्राइंगल्स रिक्वायर्ड हैं उनमें जो फर्क है वो सिर्फ है ओ बी सी का। यानी हम अगर डी ओ सी में ओ बी सी जोड़ दें और ए ओ बी में ओ बी सी जोड़ दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स आ जाते हैं। और हम जानते ही हैं कि इक्वल जो हमारे पास होते हैं उनके अंदर इक्वल्स को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि यूक्लिड लेमा है। तो ये तो हमारे पास इक्वल है, अब इनमें दोनों साइड इक्वल जो है वो उनको जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जस्ट हमने जो है वो दैट इज करके अगर दोनों तरफ हम यहाँ पर एरिया ऑफ डी ओ सी में भी और एरिया ऑफ ए ओ बी में भी हम एरिया ऑफ ओ बी सी ऐड कर दें तो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट तक सीधा सीधा पहुँच जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद सेकंड पार्ट को प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। ये हो गया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड हमारे पास वहां पर ट्राइंगल है, यानी हमें जो चाहिए डी सी बी, वो मिल जाता है। और इधर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है यानी ए सी बी, ये मिल जाता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट जो है वो भी खत्म हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? थर्ड पार्ट है हमने यहाँ पर डी ए को पैरेलल करना है सी बी के। ये है डी ए और ये है सी बी। तो डी ए और सी बी को अगर हमने पैरेलल करना है तो उसके लिए हमें जो है जस्ट एक थ्योरम जो है वो यूज़ करनी होगी। और वो थ्योरम आप जानते ही हैं, थ्योरम है हमारे पास अगर मान लो दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे हैं और उनके इक्वल एरिया हैं तो वो हमेशा दो पैरेलल के बीच में लाई करती हैं। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उसके बाद जो है वो एक आध लाइन के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को आगे शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस जो हमारे पास ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल एक तो है हमारे पास डी सी बी और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है हमारे पास ए सी बी। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये हमारे सेम बेस पे हैं, तो हम लिख देते हैं आर ऑन द सेम बेस। कौन सा है इनका बेस? सी बी। हैव इक्वल एरियाज देयरफॉर, इससे हमें जो मिल जाएगा वो क्या है? इससे हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए, यानी डी ए जो है वो हमारे को यहाँ पर पैरेलल मिल जाएगा सी बी के, यानी ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है ये इसके पैरेलल है। तो ये हमने जस्ट सीधा सीधा थ्योरम जो है वो यूज़ की और ये हो गया। लेकिन ये जो है ये हमारे पास एक ऑप्शनल था, हम चाहें तो यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है वो प्रूव करें या ना करें, लेकिन हम फोर्थ पार्ट भी प्रूव करेंगे। जो फोर्थ पार्ट है वो कैसे प्रूव करेंगे? उसमें हमने जो प्रूव करना है वो है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये वाला एंगल जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम यूज़ करेंगे जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाकर छोड़ दी थी, डी सी क्यू और बी ए पी। तो ये जो एंगल है ये हमारे यहाँ पर काम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेंस। तो ये फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस ले लिया है और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि हमने जैसे सिंस डी सी क्यू
और बी ए पी जो है वो हमने यहाँ पर बताने हैं कि इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो लाइंस हमारे पास पैरेलल हो जाती हैं, यानी हमारे पास सी डी जो है वो यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी ए बी के। और जो हमारे पास गिवन है वो हमारे को क्या दिया हुआ है, आल्सो सी डी इज इक्वल टू ए बी। ये क्या है, ये हमारे पास गिवन डेटा है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा और जो हमने यहाँ पर पैरेललिज्म प्रूव कर दिया, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा देखें तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो अब इक्वल भी हो गई हैं और पैरेलल भी हो गई हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये ऑप्शनल था, अगर आप चाहें तो इसको प्रूव करें और चाहें तो ना करें, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया बेटा जी कि हम इसे भी कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल्स एरिया ऑफ ई बी सी। प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो अब अगर मान लो हम यहाँ पर देखें तो फिगर जो है वो मैंने आपको बना के दी हुई है। अगर 6th क्वेश्चन आपने मेरे साथ किया हो तो आपने देखा होगा कि वो कितना लेंथी था। ये क्वेश्चन जस्ट उसे कंपनसेट कर रहा है। ये क्वेश्चन इनफैक्ट है क्यों वो ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट में इसका आंसर आ जाता है बेटा। वो क्या है, अगर मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनका सेम बेस है। अब जैसे इसमें डी बी सी और ई बी सी ये दिए हुए हैं हमारे को, तो बी सी सेम बेस है और इनके एरियाज जो हैं वो इक्वल हों, तो ऐसे में दो पैरेलल लाइन के बीच में ये लाई करते हैं। तो एक तो बेस लिया जाता है हमेशा, तो बी सी के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, डी ई। तो इतना इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास। हम यहाँ पर यही लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल जो भी हमें दिए हुए हैं डी बी सी एंड ट्राइंगल ई बी सी हैव सेम बेस BC and have equal areas इतना लिखने के बाद जस्ट देयरफॉर लगाएंगे और ये है हमारा रिजल्ट, यानी DE इज पैरेलल टू BC। क्योंकि ये हमारी थ्योरम होती है कि अगर मान लो दो हमारे पास ट्राइंगल जो है वो हमारे सेम बेस पे हो और उनके एरिया इक्वल हो तो वो हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। तो हम आ गए हैं बेटा जी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये जो है ये हमसे पूछ रहा है एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। इफ बी पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ पैरेलल टू ए बी मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, शो दैट एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल्स एरिया ऑफ ए सी एफ। क्योंकि यहाँ पर फिगर नहीं दी हुई तो हम अपनी शीट पे चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये क्या पूछ रहा है बेटा जी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले उसने कहा है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, बी सी के पैरेलल एक लाइन है एक्स वाई, और यहाँ पर वो कह रहा है कि हम बी से ए सी के पैरेलल एक लाइन लेते हैं और ऐसे ही सी से ए बी के पैरेलल एक लाइन लेते हैं, और ये जो पैरेलल लाइंस हमने बनाई हैं ये एक्स वाई को ई और एफ पे इंटरसेक्ट करती हैं, और यही मैंने वहाँ पर गिवन डेटा के अंदर जो है वो पहले से ही नोट कर लिया है। अब जो हमारे पास प्रूव करना है वो है ए बी ई। ये दो ट्राइंगल मैंने शेड कर दिए हैं जो हमने इक्वल एरिया प्रूव करने हैं जिनके। तो क्लियरली बेटा जी कोई भी थ्योरम कुछ भी जो है वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर दो एरियाज जो हैं उनको इक्वल प्रूव करने में हमारी हेल्प कर सके। ये जो ट्राइंगल है ये बिल्कुल ही अलग है, ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल ही अलग है, और कहीं से कोई भी रिलेशन जो है वो डायरेक्टली तो नज़र नहीं आ रहा। अब बात है इनडायरेक्ट रिलेशन का। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें बेटा कि अगर आपको कभी भी ए और बी को इक्वल प्रूव करना है और आपके पास कोई रिलेशन नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कुछ भी नहीं है जो ए को सीधा सीधा बी के इक्वल प्रूव कर सके, तो हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम ए और बी दोनों को इक्वल प्रूव कर दें सी के। और एक दूसरा तरीका होता है, अगर मान लो दोनों के दोनों किसी एक चीज के इक्वल प्रूव नहीं हो पा रहे तो ए को सी के इक्वल प्रूव कर दो, बी को डी के इक्वल प्रूव कर दो, और बाद में सी और डी को आपस में प्रूव कर दो कि वो इक्वल है। तो इस तरह से हमारे पास ये मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो देने के अलग अलग तरीके होते हैं। इस केस में हमारे पास ना तो हम ए को बी के साथ इक्वल प्रूव कर सकते हैं, यानी इस ट्राइंगल को इसके साथ प्रूव कर सकते हैं, ना ही कोई कॉमन ऐसा ट्राइंगल हमारे पास है या कोई भी कॉमन ऐसी फिगर है जिसके इक्वल ये भी हो और ये भी हो। तो अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट वाला मेथड बचता है,
यानी हमें कोई ना कोई ऐसा ट्राइंगल फाइंड करना है जो इसके इक्वल हो, एक ट्राइंगल फाइंड करना है जो इसके इक्वल हो, और वो दोनों ट्राइंगल जो हम फाइंड करेंगे वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हों। तो अब ये कैसे करने वाले हैं वो जरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए बी ई। इसने जो हमारे को दिया है ए बी ई के साथ में, वो ये दिया हुआ है कि बी ई पैरेलल है ए सी के, और अगर बी ई पैरेलल दिए ए सी के तो हमारे पास जो थ्योरम्स हैं वो लिमिटेड थ्योरम्स हैं, तो इतना ज़्यादा हमारे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये देखना है कि जो भी हमारे पास इन पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल बन रहे हैं और उनका बेस जो है वो ए बी ई का कोई ना कोई, मतलब इनकी तीन साइड्स में से एक साइड होनी चाहिए। तीन साइड में से कौन सी साइड? अगर मैं ए बी लेता हूँ तो ऐसे में तो हमारे पास पूरा ट्राइंगल ही आ जाएगा ए बी सी, उसका तो हमारे पास काम ही नहीं है। अगर मैं साइड लेता हूँ ए ई तो उसके कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा बी ई। तो जस्ट आप सोचो कि बी ई जो है वो बेस और ए सी और ई बी के बीच में बने हुए ट्राइंगल्स, तो बी ई बेस पे बने हुए दो ट्राइंगल साफ साफ आपको नजर आएंगे। एक तो बी ई ए और ये बी ई एन। एन क्या है? एन यहाँ पर जो है वो लेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ। एन है वो पॉइंट जहां पर ए सी एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरीके से अगर हम ए सी एफ की बात करें तो ए सी एफ में सी एफ बेस पे दो ट्राइंगल हमने फाइंड करने हैं। एक तो हमारा ए सी एफ है ही, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है एम सी एफ। अब ये हमने क्यों यहाँ पर फाइंड किए? क्योंकि अगर हम बाद में चाहेंगे तो हमारे पास ये जो है एन ई बी और एम एफ सी, इनको हम बहुत इजीली जो है वो इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन इसका क्या होगा। थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे को ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़रूरत हो जिसकी। तो प्रूफ पार्ट में सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर थ्योरम जो यूज़ करने वाले हैं वो थ्योरम की स्टेटमेंट देंगे, और उसके बाद उससे जो कंक्लूजन मिलेगा वो लेंगे। तो वो क्या है हमारे पास? हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनका बेस सेम है और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं टू ट्राइंगल्स with same base lying between same parallels have equal areas। अब इससे हमारे पास जो है वो तीन रिजल्ट हमने लेने हैं। वो तीन रिजल्ट क्या हैं? एक, जो सबसे पहले रिक्वायर्ड ट्राइंगल है हमारा ए बी ई, तो हमारे पास यहाँ पर हम कह देते हैं देयरफॉर, ताकि कॉन्टिन्यूटी में रहे। तो हमारे पास ए बी ई ये हमारे पास इक्वल है एन बी ई के। फिर हम लेंगे दूसरा यानी ए सी एफ, और ए सी एफ जो है वो हमारे पास एम सी एफ के इक्वल है। और जो तीसरा एरिया लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पर एम बी सी और एन बी सी। अब यहाँ पर हम लेंगे एरिया ऑफ एम बी सी और एरिया ऑफ एन बी सी। अब इसका अगर हम डायरेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा रेलेवेंस देखें तो वो हमारे को समझ में नहीं आएगा। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम जो हमारे पास ई एन सी बी ये है, एम एफ सी बी ये है, इन दोनों के बारे में सोचते हैं। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ए बी और सी एफ पैरेलल हैं। हमें दिया हुआ है कि बी ई और ए सी पैरेलल हैं, एक्स वाई और बी सी पैरेलल हैं। तो इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास ई एन सी बी और एम एफ सी बी ये दो पैरेललोग्राम हैं जो कि सेम बेस बी सी के ऊपर हैं और पैरेलल लाइंस एक्स वाई और बी सी के बीच में हैं। तो अगर ऐसा है तो पैरेललोग्राम के लिए भी हमारे पास जो है वो रूल है। वो क्या है? अगर मान लो दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो उनका भी एरिया इक्वल होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले सिर्फ इतना सा मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो है वो हम पहले बता देते हैं कि ये पैरेललोग्राम बनने हैं। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसमें जितने भी पैरेलल्स हैं वो हम बता देते हैं। सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, बी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। देयरफॉर जो हमारे पास हैं ई एन बी सी, इनफैक्ट एन ई बी सी, अगर हम ई एन लिखेंगे तो सी भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं एन ई बी सी, एन ई बी सी एंड दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं हम एफ एम बी सी। एफ एम बी सी आर पैरेललोग्राम्स। तो ये हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम्स जो हैं वो प्रूव कर दिए। अब जो हमारे पास थ्योरम है उस थ्योरम के हिसाब से चल लेते हैं। टू पैरेललोग्राम्स with same base lying between same parallels have equal areas। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया और इसके कारण हमें जो मिलेगा वो क्या है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम हमारे पास एफ एम बी सी का एरिया जो है, एरिया ऑफ एफ एम बी सी, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एन ई बी सी के, एरिया ऑफ एन ई बी सी। अब अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें एम बी सी का एरिया एफ एम बी सी में से, और ऐसे ही एन ई बी सी में से हम एन बी सी जो है वो अगर माइनस कर दें, तो हमारे पास जो बचे हुए वहाँ पर पार्ट्स हैं वो कौन से होंगे। हमारे पास बचे हुए पार्ट जो हैं, अगर हम एफ एम बी सी लेते हैं और इसमें से एम बी सी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एम सी एफ बचेगा। और इसी तरीके से अगर मान लो हम एन ई बी सी में से यहाँ पर एन बी सी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एन बी ई बचेगा। तो एक वे तो हमारे पास ये है, और जो दूसरा वे है वो क्या है। दूसरा वे अगर आपको याद हो कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है। तो ऐसे में ये जो हमारे पास एरिया है यानी एन बी ई वाला, ये वाला और एन बी सी, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, या फिर कहा जाए तो एन बी ई जो है वो हमारा हाफ होगा पूरे पैरेललोग्राम का। तो दोनों में से कोई सा भी पार्ट जो है, जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस वाले एरिया को इक्वल प्रूव कर दिया है तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर इनको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ये हो गया 1 2 3 और ये हमारे पास आ गई 4। अब हम 4 में से 3 को माइनस करते हैं, तो सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, यानी एरिया ऑफ एफ एम बी सी में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ एम बी सी, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड में से राइट हैंड। और ये ज़रूरी नहीं होता, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड में से राइट हैंड अगर माइनस करोगे तो वो राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करके भी इक्वल आते हैं, लेकिन ये जस्ट इस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए इस तरह से सूट कर रहा है हमारे को। अब यहाँ पर अगर हम एफ एम बी सी में से एम बी सी माइनस कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पर ये दिखाया है, एफ एम बी सी, इसमें से एम बी सी माइनस करेंगे तो हमारे पास एम सी एफ आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ एम सी एफ। और इसी तरीके से अगर मान लो हम वहाँ पर एन ई बी सी लेते हैं, ये है हमारा एन ई बी सी, और इसमें से एन बी सी माइनस करते हैं यानी ये, तो हमारे पास एन बी ई आ जाता है, एरिया ऑफ एन बी ई। इसे हम इक्वेशन ले लेते हैं 5। अब जस्ट जो है वो हम इक्वेशंस देखेंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे और 5 देखेंगे। 1, 2 और 5 अगर हम देखें तो 5 जो है वो हमारे को 1 और 2 के राइट हैंड साइड जो है उनके इक्वल होने का बता रही है। एम सी एफ एन बी ई के इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनकी लेफ्ट भी इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्रॉम 1, 2 एंड 5, और बस ये 3 इक्वेशन देके हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट है, यानी एरिया ऑफ ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी ई
ये हमारा इक्वल आ जाता है एरिया ऑफ ACF के, जो टू प्रूफ पार्ट है उसमें जैसा दिया हुआ है। तो बस बेटा जी यहाँ पर ये हो गया। लास्ट में अगर आप चाहें तो हेंस प्रूफ जो है वो आप लिख दीजिए, और बस इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और ये कह रहा है द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट P, a line through A and parallel to CP meets CB produced at Q and then parallelogram PBQR is completed। और हमें वो वहाँ पर फिगर देखने के लिए कह रहा है, फिगर 9.26 जो कि साथ में दी हुई है। शो दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQR। तो चलते हैं हम अपनी शीट पे। अब इस शीट में अगर हम देखें तो यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहले वो क्या कह रहा था। ये जो ABCD है ये इसने पैरेललोग्राम दिया था, उसने कहा कि CB को हम प्रोड्यूस करें, तो ठीक है जी, हमने प्रोड्यूस कर दिया। उसने कहा यहाँ पर CP से पैरेलल यहाँ पर A से एक लाइन बनाए, तो CP के पैरेलल A से एक लाइन बनाई, Q पर उसने इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर AB को हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया और ये यहाँ पर P से मिला दिया। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो है हमारे पास PBQR, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। ओके जी, अब ये जो हमारे पास दो पैरेललोग्राम बन गए ABCD और PBQR, इनके एरिया हमने इक्वल प्रूफ करने हैं। तो ठीक है जी, इसके लिए हमें वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। वो क्या है? वो है AC को मिलाना पड़ेगा और PQ को मिलाना पड़ेगा। और ये जो है ये तो आपकी NCERT में हिंट में भी दिया हुआ है। अब वो हमसे कह रहा है कि हम यहाँ पर CAQ ये वाला ट्राइंगल और PAQ इसे कंसीडर करें, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जरूरी नहीं है कि यही वाला ट्राइंगल आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्या है? हमें दो ट्राइंगल चाहिए जिनका सेम बेस हो और वो सेम पैरेलल के बीच में हो। तो जरूरी नहीं है कि आप CAQ और PAQ को देखें, आप वहां पर ACP जो है ये वाला ट्राइंगल और QCP ये वाला ट्राइंगल जो है ये भी ले सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं NCERT से थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, ताकि क्योंकि वो तो नॉर्मल ही है, वो तो आपको हर एक को ही समझाएगा, स्कूल में भी आप करेंगे तो भी आपको वैसे ही वो करा के बताएंगे। थोड़ा सा अलग समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे को ज़्यादा क्लियर हो। तो हम जो है वो ले लेते हैं यहाँ पर ACP और QCP। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं सिंस ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल QCP are on the same base CP, क्योंकि दोनों CP पे हैं, and between the same parallels, और पैरेलल कौन सी है हमारी? AQ और CP। तो ऐसे में हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ACP इज इक्वल टू एरिया ऑफ QCP। और ये जो है ये चीज हमारे लिए मेन है बेटा। अगर मान लो हमने यहाँ पर CAQ लिया होता तो हमारे को CAQ का एरिया वहां पर PAQ के इक्वल मिल जाता। अब हमने करना क्या है? अगर हमने वहां पर नीचे वाले लिए होते ट्राइंगल तो हमने वहां पर जो हमारे पास BAQ है ये माइनस कर देना था। हमने क्योंकि अब ऊपर वाले लिए हैं तो हमने BCP माइनस कर देना है। ये हमारा मेन स्टेप है, जो भी कॉमन ट्राइंगल है ये माइनस कर देना है। अब बात यह है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको शुरुआत से पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ABCD बेटा जी एक पैरेललोग्राम है जो बिल्कुल अलग है PBQR से। कोई इसका आपस में रिलेशन नहीं दिया हुआ कि हाँ कोई साइड हमारे को इक्वल दी हो या कुछ भी, कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम जो थ्योरम है वो वहाँ यूज़ कर सकते हैं जिसका कोई फंडामेंटल हमें मिल रहा हो। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर AC और QP को मिलाकर यहाँ पर वो वाले ट्राइंगल्स बना लिए जो कि सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में है। अब इन ट्राइंगल से हम जाना चाह रहे हैं पैरेललोग्राम के बीच में। तो हमने अब जैसे ACP लिया है तो ACP में ये BCP पार्ट जो है ये पैरेललोग्राम में नहीं है। यहाँ पर भी हमने जो QCP लिया है उस QCP में भी जो BCP पार्ट है ये वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है, इसीलिए हम ये वाले पार्ट को हटा रहे हैं। तो अब जो है वो यहाँ पर जस्ट हमने दैट इज करके लिखना है, क्योंकि इक्वल्स में से इक्वल्स माइनस करने के लिए हमारे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती। तो ACP में से भी हम वहाँ पर BCP माइनस कर देते हैं
और जो हमारा QCP है इसमें से भी हम PCP जो है वो माइनस कर देते हैं। तो जब हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब ACP में बचेगा हमारे पास ACB। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा एरिया ऑफ ACB, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास PQB आ जाएगा क्योंकि हम BCP जो है वो माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ PQB। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करें? अब हम सोचते हैं कि ये AC और PQ ये है क्या। ये अगर हम देखें तो इन पैरेललोग्राम्स के लिए यानी ABCD के लिए और PBQR के लिए ये डायगनल्स हैं। और डायगनल्स क्या करते हैं? डायगनल्स जो हैं वो एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी जो हमारा ACB है और जो हमारा CAD है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी का एरिया से क्या रिलेशन है? जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं वो इक्वल एरिया होती हैं। तो जो भी हमारे पास एरिया इस साइड का है और जो भी एरिया इस साइड का है ये हमारे पास इक्वल होगा। तो अभी के लिए हम ऐसा करते हैं, इसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 देकर इसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं जो एक पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल जो है वो किस तरह से हमारे को एरिया रिलेशन देता है। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं सिंस diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles and congruent figures have equal areas, क्योंकि ऐसा होता है तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिल जाएगा कि जो पूरा हमारे पास एरिया है, यानी एक बार मैं आपको पहले बता देता हूं कि एरिया ऑफ ACB जो है ये हमारे को एरिया ऑफ ACD मिल जाएगा। और इससे हमें क्या मिल जाएगा कि अगर हम पूरे पैरेललोग्राम का एरिया देखें, ABCD की बात करें, तो ये डबल हो जाएगा हमारे पास किसी भी एक ट्रायंगुलर एरिया के। हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ नीचे वाले के, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। दूसरा, हमें यहाँ पर नीचे वाले अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं PBQR की, तो इसमें क्या मिल जाएगा? इसमें हम देखें तो हमारे पास PBQ जो है यानी PQB ये हमारे पास इक्वल मिल जाएगा जो दूसरा हमारे पास है यानी PQR के नीचे वाला जो है। यानी अगर मान लो हम पूरे का एरिया निकालना चाहें PBQR का, तो वो डबल मिल जाएगा हमारे को एरिया ऑफ PQB के, क्योंकि हम इंटरेस्टेड सिर्फ इसमें हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसे ले लेते हैं हम 2, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया था कि ACB और PQB ये आपस में इक्वल हैं। तो अगर दो हमारे पास क्वांटिटीज इक्वल होती हैं तो उनकी डबल भी इक्वल होंगी। तो ACB और PQB इनके अगर डबल कर दिए जाएं ये भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये जो है ये राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती हैं। तो जस्ट हमने यहाँ पर ये लिखना है कि फ्रॉम जो इक्वेशन नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3, इनसे हमें क्या मिल गया? इनसे हमारे को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है यानी ABCD का एरिया जो है वो इक्वल मिल गया एरिया ऑफ PBQR के। तो ये जो है ये हमारा जो है परफेक्ट सॉल्यूशन है बेटा जी, जो हमको एग्जाम शीट में देना होगा। तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बताया जैसा आपने नोटबुक में नोट करना होता है या फिर एग्जाम शीट में जैसे आपने अटेम्प्ट करना है। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के 10th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। प्रूव दैट एरिया AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर फिगर जो है वो बनाई हुई है बेटा जी, और ऑलरेडी जो पार्ट हमने इक्वल प्रूव करने हैं उन्हें मैंने शेड कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ट्रेपेजियम ABCD है, AB और DC हमारे पास पैरेलल हैं
और AC और BD O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो एरिया है वो मैंने आपको शेड करके क्लियरली दिखा दिए हैं जो इक्वल प्रूव करने हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। इस एक्सरसाइज के अगर इजीएस्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये उनमें से एक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर एग्जाम शीट में हम कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे बेटा। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर AB और DC ये पैरेलल हैं, तो थ्योरम जो है वो अगर हमने यूज़ करनी है तो हमने इतना सोचना होगा बेटा कि जब हमारे को पैरेलल कुछ भी दिया होता है तो उनमें से एक को बेस मान लो और उन दोनों पैरेलल्स के बीच में दो ट्राइंगल या दो पैरेललोग्राम की बात करो। तो यहाँ पर जो है वो ट्राइंगल तो हमारे को दिख रहे हैं, पैरेललोग्राम तो है नहीं, तो हम दो ट्राइंगल्स किसी भी एक बेस पे ले लेते हैं, या तो DC बेस पे या AB बेस पे। मान लो मैंने DC बेस लिया है, तो DC बेस पे हमारे पास ADC और BDC, ये दो ट्राइंगल ऐसे होंगे बेटा जो सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल के बीच में हैं। तो अगर हम ADC और BDC की बात कर रहे हैं, ये हमारे रिक्वायर्ड तो है नहीं, रिक्वायर्ड है हमारा AOD और BOC। तो जस्ट जो भी हमारे पास दो ट्राइंगल आए हैं उनमें से ODC को माइनस कर दो, क्योंकि इक्वल्स में इक्वल्स प्लस भी किए जा सकते हैं और इक्वल्स में इक्वल्स जो होते हैं वो माइनस भी किए जा सकते हैं। तो जस्ट इतना छोटा सा ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको प्रॉपर वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताता हूँ इसका क्या है। सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC are on the same base DC and between the same parallels, और पैरेलल जो है वो हमारी है यहाँ पर AB पैरेलल DC। Therefore जब कभी भी ऐसा होता है तो जो भी एरिया होते हैं हमारे पास यानी ADC और जो भी दूसरा हमने ट्राइंगल लिया है BDC, इनके एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसमें से अगर मान लो हम दोनों जो ADC और BDC हैं इन दोनों में से इक्वल माइनस करना चाहें यानी ODC, तो हमें यहाँ पर जस्ट दैट इज लिखना है और कुछ भी वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ADC माइनस एरिया ऑफ ODC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC माइनस एरिया ऑफ ODC। तो दोनों में से ODC जस्ट माइनस किया है, तो ADC में से अगर हम ODC को माइनस करते हैं तो AOD आ जाता है हमारे पास, एरिया ऑफ AOD। और अगर BDC में से माइनस करते हैं तो हमारे पास ODC जाएगा तो BOC हमारे पास बचेगा। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म। आप देख ही सकते हैं कितना छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन था। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन फिगर 9.27 ABCDE is a pentagon. A line through B parallel to AC meets DC produced at F. Show that area of ACB equals area of ACF. And second part, area of AEDF is equal to area of ABCDE. तो अगर हम हमारी शीट पे देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास पहले पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है वो है ACB, ये वाला ACB, ये इक्वल प्रूव करना है ACF के, ये वाला। अब यहाँ पर पहला पार्ट तो हमारे को समझ में आ रहा है, जो दूसरा पार्ट है वो AEDF जो है, ये अगर हम देखें तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये प्रूव करना जो है वो कोई भी थ्योरम ऐसी नहीं है जो हमारे को इसमें हमारी हेल्प करे या कोई भी हमारे पास ऐसा रिजल्ट हो जो हमारे को सीधा सीधा मिल जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे को ACB और ACF के बारे में बात कर रहा है। और अगर हम देखें तो ऐसे में ACB और ACF दोनों AC पे बने हुए हैं, सेम बेस हो गया। AC और BF ये हमारे को पैरेलल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम बची नहीं, सीधा सीधा जो थ्योरम है वो हमारे को फर्स्ट पार्ट प्रूव करके दे देगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी हमारे ट्राइंगल्स हैं यानी ACB एंड ट्राइंगल ACF आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस है हमारा यहाँ पर AC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और पैरेलल्स हैं हमारी यहाँ पर BF पैरेलल टू AC।
क्योंकि ये ऐसा है तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। तो डायरेक्ट हमने जो थ्योरम अप्रोच है वो ली और यहाँ पर ये प्रूव कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब यहाँ से अगर हम सेकंड पार्ट पे चलें तो ये बहुत ही इजी है। अगर हम यहाँ पर ये दोनों इक्वल प्रूव कर लेते हैं और अब जो सेकंड पार्ट है उसमें देखते हैं AEDF, ये है AEDF, ये पूरा का पूरा एक पेंटागन है जो कि हमारे लिए अभी के लिए क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि बीच वाला C वाला पार्ट हम ले नहीं रहे हैं, D से सीधा सीधा F पे जा रहे हैं। तो ये AEDF जो है इसको अगर पेंटागन की तरह देखें तो AEDC ये वाला पार्ट ये अलग हो जाता है, ACF अलग हो जाता है। ACF तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो बचा क्या, AEDC। ठीक है जी। दूसरी तरफ हमारे पास है ABCDE। इसमें से भी अगर हम AEDC को वहाँ पर अलग कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, ACB, और ACB हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं ACF के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये AEDC अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें तो हम हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। और इक्वल्स में इक्वल ऐड करना तो कोई मुश्किल होता ही नहीं कभी भी। तो यहाँ पर जो है वो अगर जस्ट हम दैट इज लगाकर दोनों में इक्वल पार्ट ऐड कर दें, यानी ACB में AEDC और इसी तरीके से ACF में AEDC, ये दोनों में हमने ये वाला एरिया जो है वो ऐड करना है और कुछ भी नहीं। जब हमारे पास ACB, ये है हमारा ACB, इसके अंदर ये ऐड होगा एरिया तो हमारा ABCD आ जाएगा। ABCDE आ गया। ACF, ये है हमारा ACF, और ACF के अंदर जब हम ये ऐड करते हैं तो हमारे पास AEDF आ जाता है, एरिया ऑफ AEDF। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर हम इसे पहले ही यहाँ पर सोचने लग जाते हैं और फर्स्ट पार्ट नहीं करते तो हो सकता है हमारे को थोड़ा सा ऐसे लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब क्योंकि ये आपके सामने ही है तो आप खुद ही ये चीज़ सोच सकते हैं कि ये आपके लिए कितना मुश्किल है। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के 12th क्वेश्चन पे। अ विलेजर इतवारी हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. तो ऐसा है जी, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे उसने बोला एक क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल प्लॉट ले लिया है कि ABCD मान लो उसका एक प्लॉट था। अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि एक कोई ना कोई यहाँ पर पोर्शन उसको देना पड़ेगा। तो हम एक कॉर्नर से इसका पोर्शन जो है वो निकाल लेते हैं, मान लो B कॉर्नर से हम निकालते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर क्योंकि फाइनली जो है उसको एक ट्रायंगुलर प्लॉट देना है, तो अगर हम B कॉर्नर से एक पोर्शन निकालते हैं तो उतना ही पोर्शन जो है, मतलब उतना ही एरिया में पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं और देना पड़ेगा जिससे कि उसका ट्रायंगल पूरा हो जाए। अब इतवारी का ट्रायंगल पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मान लो यहाँ पर जो हमारे को ये DC लाइन है, इस DC लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं और हम इसको प्रोड्यूस करते हुए एक पॉइंट E तक ले जाते हैं और वो पॉइंट E ऐसा होना चाहिए कि BE जो है ये यहाँ पर पैरेलल हो जाए AC के। तो सबसे पहले सिर्फ इतनी सी कंस्ट्रक्शन जो है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कोई गिवन टू प्रूव वगैरह कुछ भी नहीं लिखना आपने, यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट ABCD बी द प्लॉट ऑफ द इतवारी। तो जो भी हमारा इतवारी है इसकी जो भी स्पेलिंग है वो अगर यही है तो ठीक है, नहीं तो हाँ यही है जी। तो ये वाली जो स्पेलिंग है इसके साथ में जो भी हमारा इतवारी था, मेन हमारा जो विलेजर था उसका ये प्लॉट ABCD है जी। अब हमने वहाँ पर इक्वल अगर पोर्शन काटना है तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं DC को। लेट अस प्रोड्यूस DC टू अ पॉइंट F, E, इनफैक्ट यहाँ पर E लिया हुआ है मैंने, E सच दैट जो हमारे पास अब नया वाला ये सेगमेंट बन रहा है BE, ये AC जो डायगनल है, कोई सा एक डायगनल होना चाहिए। अगर हम B पॉइंट ले रहे हैं तो ऑब्वियस है BD डायगनल तो लेंगे नहीं, तो AC डायगनल लेंगे। अगर हम A से वहाँ पर प्लॉट देते, जो भी पोर्शन है वो हम अगर यहाँ से निकालते तो हम BD ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B से हमने निकालना है तो AC के पैरेलल जो है ये AC और इसके पैरेलल हमारी BE होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब जो है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास AE जो है, यहाँ पर हम कहते हैं लेट AE, ये जो हमारे पास लाइन बनेगी इंटरसेक्ट्स BC एट O। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये दो लाइन लिख के सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे पास ABCD जो है वो ओरिजिनल उसका प्लॉट था, जो कि मैंने शेडेड पोर्शन आपको दिखाया हुआ है। फिर हम कहते हैं कि हमने DC को यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि एडजॉइनिंग प्लॉट हमारा मान लो यहाँ पर है, जो भी जहाँ से हमारे को मिलने वाला है, जो हमारे को रिमेनिंग पार्ट के साथ में जोड़ के एक ट्राइंगल क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो अब यहाँ पर AED ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन कंडीशन तो वो तब है ना जब ये ऊपर वाला पोर्शन जो हम दे रहे हैं AOB, ये यहाँ पर COE के इक्वल हो, क्योंकि जितना हम लैंड दे रहे हैं उतना ही लैंड हमें वापस चाहिए। तो कुल मिला के अब जो है वो क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा रह गया कि हम अगर AOB को COE के इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो अब ये हमारी टोटल, जैसे वो हमारा गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन वगैरह होती थी, तो ये हो गया है। और जो हमने यहाँ पर अब टू प्रूव पार्ट है वो हमारे लिए एक तरह से ये है कि AOB और COE को हमने यहाँ पर इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर हम ऐसा कहते हैं कि ट्राइंगल ABAC and triangle EAC are on the same base, और बेस है हमारा AC, and between the same parallels और पैरेलल्स हैं हमारी BE और AC। Therefore अगर ऐसा होता है तो इसमें हमें क्या मिल जाता है, हमें यहाँ पर मिल जाता है जो भी हमारे पास एरियाज हैं, यानी BAC, जो हमारे पास एरिया ऑफ BAC है और एरिया ऑफ EAC है, ये हमारे को इक्वल मिल गया। लेकिन ये हमारे को पूरे पूरे ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर नहीं शो करना, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं OAC जो है दोनों में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि इक्वल्स में से इक्वल्स माइनस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम दैट इज लिख के जो हमारे पास एरिया ऑफ BAC है इसमें से एरिया ऑफ OAC माइनस कर देते हैं, और सेम हम करते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में EAC में से भी जो हमारा OAC है ये माइनस कर देते हैं। अब अगर हम ये वाला एरिया माइनस करते हैं तो ये देखो ये BAC है बेटा, BAC में से OAC माइनस होगा तो क्या बचेगा, AOB बच जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ AOB बच गया। और यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो EAC, ये इसमें से OAC माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास COE आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहाँ पर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जो भी विलेजर का क्वाड्रिलेटरल था ABCD, उसमें से वो अगर AOB दे देगा तो COE वो ले सकता है, और COE जो है वो एक ऐसा रीजन होगा जो उसके रिमेनिंग पार्ट के साथ में मिलके उसे एक ट्रायंगुलर प्लॉट दे देगा। तो यहाँ पर ये दिखाने के बाद जो है वो हम लिख सकते हैं हेंस द इतवारी कैन गिव रीजन AOB and take region COE as shown
in the figure to get a triangular प्लॉट। तो अगर वो चाहता है कि उसका एक ट्रायंगुलर प्लॉट बन जाए तो वो ऐसे में ए ओ बी अपना एरिया दे सकता है और यहाँ पर जो सी ओ ई है वो ले सकता है और उसके बाद अल्टीमेटली जो ट्रायंगल है वो ए डी ई जो है वो बन जाएगा। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ गए हैं। ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम with AB parallel to DC, a line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y. Prove that area of ADX equals area of ACY. तो यहाँ पर जैसा कि आप पेपर पे देख ही सकते हैं, मैंने ऑलरेडी फिगर बनाई हुई है। जो दो हमने ट्रायंगल यहाँ पर इक्वल प्रूव करने हैं एरिया में, उनको मैंने पहले से ही शेड कर दिया है। ये है ACY और ये है हमारा ADX। अब प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैंने गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले से लिखी हुई है। गिवन जो है बहुत ही इजी सा है हमारे पास पार्ट। ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपेजियम है, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल दी हुई हैं उसके अंदर, ये ए बी और ये सी डी हो गई। यहाँ पर एक लाइन हमने पैरेलल ली है बेटा, ये एक्स वाई जो है ये आप लाइन देखेंगे तो ये ए सी के पैरेलल है और यही बोला हुआ है कि ये लाइन जो है ए बी को एक्स पे और बी सी को वाई पर इंटरसेक्ट करती है। तो गिवन डेटा तो इतना है। तो प्रूव में हमारे पास जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब हम कंस्ट्रक्शन तक पहुंचे कैसे, हमारे को ये दिमाग में कैसे आए कि हम सी और एक्स को ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए डी एक्स। अब ए डी एक्स और ए सी वाई के अंदर कोई रिलेशन अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो ना तो सेम बेस है, ना ये यहाँ पर सेम पैरेलल के बीच में है, ना ही हम कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। अब अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती तो अब यहाँ पर इन दोनों का एरिया कैसे इक्वल प्रूव करें। अब सोचते हैं कि अगर मान लो ए को हम बी के इक्वल नहीं प्रूव कर सकते तो हमारे मेथड क्या होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज में बताता आया हूँ कि हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड है बेटा। या तो हम ए को सी और बी को सी के इक्वल करते हैं, और ये मैं ये वाले ए बी सी की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट वहाँ पर वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। मान लो इसका एरिया ए है, इसका एरिया बी है, तो दोनों को इक्वल करते हैं सी के। या फिर क्या होता है, इसका एरिया जो है इसको हम सी के इक्वल कर दें, इसका एरिया जो है वो मान लो कोई एक वहाँ पर डी है और वो सी और डी आपस में इक्वल है, तो मेथड तो सिर्फ यही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोचें तो ए एक्स डी इसका एरिया किसके इक्वल होगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो अब ये जो हमारे पास है इसमें एक हमारे पास ए डी ये साइड है, इस साइड के पैरेलल लाइन नहीं है तो हमारे को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी थ्योरम तो तभी काम करेगी जब हमारे पास बेस के पैरेलल लाइन हो। दूसरा है डी एक्स के पैरेलल भी हमारे पास लाइन नहीं है। तीसरी है ए एक्स के पैरेलल हमारे पास लाइन है। तो अब ए एक्स अगर मान लो हम बेस लेते हैं तो ऑब्वियस है इसके पैरेलल लाइन डी सी पे हमने कोई पॉइंट लेना है। अब डी सी पे हमारे लिए काम वाला पॉइंट कौन सा हो सकता है जो हमारी हेल्प करे, वो ऑब्वियस है सी हो सकता है, क्योंकि डी के साथ तो ऑलरेडी ज्वाइंट है ये एक्स। अगर हम सी के साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं तो हम ए डी एक्स ट्राइंगल से यहाँ पर जो हमारा ए सी वाई ट्राइंगल है उस तक पहुँच जाएंगे। तो अब शुरुआत में हमने ये जो किया, इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल इक्वल आ गए, कौन कौन से, एक हमारे पास ए डी एक्स एरिया में इक्वल आ गया हमारे ए सी एक्स के। अब क्या करें, अब हम ए सी एक्स और ए सी वाई इनमें आपस में रिलेशन देखते हैं, और ये रिलेशन तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के दोनों ए सी बेस पे हैं। और व्हाट अबाउट एक्स वाई जो है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में ही है। तो इस तरह से हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमने पहुँचना है। अब जरा इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की बात करते हैं जो एग्जाम शीट में हमारी हेल्प करेगा बेटा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमारे पास ट्राइंगल्स के नाम हैं, ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल ए सी एक्स आर ऑन द सेम बेस और बेस है ए एक्स एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और पैरेलल्स जो हैं वो हमारी यहाँ पर क्या है, ए बी पैरेलल डी सी। देयरफॉर अब अगर हम थ्योरम के हिसाब से चलें
तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों के एरिया हैं वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, यानी एरिया ऑफ ए डी एक्स जो है वो हमारा इक्वल हो गया एरिया ऑफ ए सी एक्स के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब जो है वो हम चलते हैं यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल में, यानी ए सी वाई में। अब ए सी वाई और जो हमारा अब जो हमने ट्राइंगल लिया है यानी ए सी एक्स, उसका रिलेशन लिख देते हैं। ट्राइंगल ए सी वाई and triangle ACX are on the same base। इसमें बेस है हमारा AC और पैरेलल ये किसके हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और इस केस में हमारे पास पैरेलल हैं XY जो AC के पैरेलल है। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ACY इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACX। इसे ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों के अंदर हमने वहां पर राइट हैंड साइड जो है वो सेम सेम ले लिए। तो अगर मान लो राइट हैंड साइड सेम आ गई है हमारी, तो ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो हमारा जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट हमने लिखना है फ्रॉम, और यहाँ पर हमने कर देना है जो भी इक्वेशन नंबर हमने दी है यानी 1 एंड 2, और यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो है एरिया ऑफ ए डी एक्स इक्वल्स एरिया ऑफ ए सी वाई, और जो हमारी सबसे सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट होती है यानी हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी इजी सा यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन बेटा जी अगर इस सॉल्यूशन तक पहुँचना है तो सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा बेसिक है, वो हमारे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो है हमारे पास जो थ्योरम्स होती हैं वो बेटा। अब यहाँ पर ए डी एक्स और ए सी वाई, इनमें आप रिलेशन तक तब तक नहीं पहुँच सकते थे जब तक आप सी एक्स को ज्वाइन नहीं करते। एग्जाम शीट में जो आपने करना है वहाँ पर आपके पास कोई हिंट नहीं आएगा, कोई कंस्ट्रक्शन के लिए आपको नहीं बताएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए बच्चा। हम कर रहे हैं 14 क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 9.3, और यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें कह रहा है कि गिवन फिगर जो भी हमारे को दी हुई है उसमें ए पी पैरेलल है बी क्यू पैरेलल है सी आर के, और हमने जो प्रूव करना है वो भी हमारे को स्ट्रेट अवे दिया हुआ है कि ए क्यू सी और पी बी आर का एरिया हमने इक्वल प्रूव करना है बेटा। अगर आप शीट पे देखेंगे तो वही फिगर जो है वो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर गिवन जो है वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, टू प्रूव जो है वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, और प्रूफ जो है वो इनफैक्ट बहुत ही ईजी है बेटा। जो हमारे को ए क्यू सी, ये हमारे को यहाँ पर ए क्यू सी ये ट्राइंगल है, ये यहाँ पर पी बी आर के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, हम एक जो यहाँ पर बी क्यू है इसको डिवाइडिंग लाइन ले लेते हैं, बी क्यू से ऊपर वाले ट्राइंगल और बी क्यू से नीचे वाले ट्राइंगल को अलग अलग प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू सी का ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, वो है ए क्यू बी, और ऐसे ही पी बी आर के ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, पी बी क्यू। तो हम जो है वो जस्ट इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर हम ए बी क्यू और पी बी क्यू की बात करें तो दोनों बी क्यू पे बने हुए हैं और ए पी और बी क्यू के बीच में है। तो जब कभी भी दो ट्राइंगल सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। नीचे वाले ट्राइंगल्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि ए सी और क्यू, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें नीचे वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास सी बी क्यू, ये वाला। अगर हम यहाँ पर पी बी आर की बात करें, इसका नीचे वाला पार्ट है हमारे पास आर बी क्यू। आर बी क्यू और सी बी क्यू दोनों बी क्यू बेस पे हैं, सेम पैरेलल के बीच में है, तो इनमें भी एरिया इक्वल होगा। तो हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशंस आएंगी, और मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ बताता हूँ कि हम उनको किस तरह से ऐड करके फाइनल रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम ऊपर वाले जो ट्राइंगल्स हैं वो ले लेते हैं, ए क्यू बी और तो ये हो जाएगा पी बी क्यू। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें, आर ऑन द सेम बेस, और बेस क्या है इसके अंदर, बेस है हमारा बी क्यू एंड आर बिटवीन
द सेम पैरेलल्स, और पैरेलल्स हैं इसके अंदर APBQ। तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर हमें मिलेगा एरिया ऑफ AQB इक्वल्स एरिया ऑफ PBQ। और इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो देकर अभी के लिए छोड़ देंगे, और आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल्स हैं। तो नीचे वाले ट्राइंगल्स के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि CQB और हमारे पास RBQ। तो हमारे पास आल्सो ट्राइंगल CQB एंड ट्राइंगल RBQ are on the same base, और बेस हमारे पास अभी भी वही सेम BQ है, और बिटवीन एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और पैरेलल इस केस में हमारे पास कौन सी हैं, हमारे पास है BQCR, BQCR। और ये जो है इसके कारण हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर एरिया ऑफ CQB इक्वल मिल रहा है एरिया ऑफ RBQ के। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पर जस्ट हम इन दो को ऐड कर देंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एडिंग 1 एंड 2। अब अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास AQB, लेफ्ट हैंड साइड वाली ऐड करते हैं पहले, ये है हमारे पास AQB प्लस CQB। राइट हैंड साइड वाली ऐड करें तो एरिया ऑफ PBQ प्लस एरिया ऑफ RBQ। अब AQB में CQB, ये हमारे पास AQB है और इसमें CQB, अगर हम ऐड करें तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जो हमें चाहिए, यानी हमारे पास पूरा का पूरा ट्राइंगल ये AQC आ जाता है। PBQ, इसमें अगर हम RBQ ऐड करते हैं तो हमारे पास पूरा PBR आ जाता है। तो ये जो है यही हमने दो ट्राइंगल आपस में इक्वल एरिया प्रूव करने थे। लास्ट हमारी स्टेटमेंट हेंस प्रूव्ड। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 15 पे। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ AOD इक्वल्स एरिया ऑफ BOC। प्रूव दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो फिगर जो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पर, जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड फिगर होगी। ये हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमने ट्रेपीजियम प्रूव करना है, और गिवन डेटा में हमारे पास ये है कि हमारा AOD, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, और BOC जो कि मैंने शेड कर रखे हैं दोनों ट्राइंगल, इनका एरिया हमारे को इक्वल दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो दे दूंगा, जो आपकी एग्जाम शीट में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों एरिया हमारे पास इक्वल है। इन दोनों एरियाज में या तो हम ऊपर वाला एरिया जोड़ दें यानी AOB, या हम नीचे वाला जोड़ दें ODC। इनमें अगर मान लो कुछ भी हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास दो ट्राइंगल ऐसे आ जाएंगे बेटा, जिनका एरिया इक्वल होगा और दोनों सेम बेस पे होंगे। और ऐसे में हमारे पास जो थ्योरम काम करेगी वो ये कि अगर मान लो दो ट्राइंगल हमारे पास सेम बेस पे होते हैं, अगर उनका एरिया इक्वल होता है तो वो हमेशा सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं। और जब हम एक पेयर जो है वो पैरेलल प्रूव कर देंगे तो हमारा ये जो ABCD है ये अपने आप ही ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास हम जो है वो गिवन से शुरू करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, गिवन दैट हमारे पास है एरिया ऑफ AOD इक्वल दिया हुआ है एरिया ऑफ BOC के। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं एडिंग एरिया ऑफ ODC, नीचे वाला एरिया जो है वो मैंने लिया है टू बोथ द साइड्स। अब अगर हम दोनों में इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास AOD प्लस एरिया ऑफ ODC एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ
AODC। और जो भी हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल्स हैं वो आपके सामने ही हैं, तो आपको यहाँ पर AOD और ODC इनको जोड़ने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। आपको क्लियरली नज़र आना चाहिए कि ADC जो है वो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया ADC। और यहाँ पर अगर मान लो हम ये BOC में ये वाला जोड़ते हैं तो हमारा BCD एरिया आ गया। तो ये हमारे पास आ गया BCD। अब इन दोनों के एरिया इक्वल करने से हमें क्या हेल्प मिली, यहाँ पर हम लिख देंगे नाउ जो हमारे पास ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल कौन कौन से आ गए हैं हमारे पास, एक तो है ADC एंड ट्राइंगल BCD आर ऑन द सेम बेस, और सेम बेस है हमारे पास CD या DC आप जो मर्जी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर ये जो है सेम बेस पे हैं एंड हैव इक्वल एरियाज। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिल जाता है थ्योरम से, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास बेस जो है और जो अपर वर्टिसेस होते हैं वो आपस में पैरेलल मिल जाते हैं। तो बेस तो हमारा है यहाँ पर CD और अपर वर्टिसेस जो हैं वो हमारे पास AB। तो हमारे पास जो है वो आ गया DC पैरेलल AB। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो हमें चाहिए था वो मिल गया। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन यहाँ पर पैरेलल हो जाएंगी इस तरह से तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो अपने आप ही ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस ABCD इज अ ट्रेपीजियम। और यही हमने प्रूव करना था। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के लास्ट क्वेश्चन पे यानी 16th। और यहाँ पर ये कह रहा है बेटा जी हमारे पास एक फिगर दी हुई है, उसमें एरिया DRC और DPC ये दो हमारे को ट्राइंगल जो है इनका एरिया इक्वल है। BDP और ARC इनका एरिया आपस में इक्वल दिया हुआ है। सो दैट बोथ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड DCPR आर ट्रेपीजियम्स। तो हमने जो है वो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने फिगर जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पर जो है वो हमारे को ABCD ऊपर जो है ये ट्रेपीजियम प्रूव करना है, और ऐसे ही नीचे जो हमारे पास DCPR है इसे हमने ट्रेपीजियम प्रूव करना है। ट्रेपीजियम प्रूव करने का मतलब हमने जस्ट एक ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो है वो पैरेलल प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे उसकी बात। सबसे पहले अगर DRC और DPC ये हमारे को दिए हुए हैं तो DRC कहाँ पर है, ये है DRC और DPC। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये सेम बेस पे है। सेम बेस पे अगर इक्वल एरिया है इनका तो ऑब्वियस है DC और RP जो है ये आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल होंगे तो DCPR तो यहीं पर हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद अगर मान लो हम ऊपर की साइड देखें तो हमारे को BDP ये है B, ये है D और ये है P। अब ये हमारे को ये पूरा बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ है, और साथ में ARC ये हमारे पास ARC ये भी हमारे को पूरा बड़ा ट्राइंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पर इनके यहाँ पर इक्वालिटी का हमारे को सीधा सीधा कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे। तो हमें नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, और नीचे वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमारे को वहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। जब हम इनको नीचे वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ARC में ऊपर वाला पार्ट जो है वो होगा ADC। और ऐसे ही हमारे पास ये जो ट्राइंगल है यानी BDP, इसमें अगर हम DC के नीचे वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा BDC। तो ADC और BDC जो है दोनों DC पे बने हुए हैं, और जब हम उनका एरिया इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम AB और DC आपस में इक्वल प्रूव कर पाएंगे। तो इसमें गिवन और टू प्रूव जो है वो तो बहुत ही डायरेक्ट था, तो मैंने पहले से ही यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया हुआ है। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि सीधा सीधा हमारे को एरिया इक्वल दिए हुए हैं और हमारे को जो प्रूव करना है वो ट्रेपीजियम्स हैं, कोई ऐसा ट्विस्टेड नहीं है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम प्रूफ पार्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे को ट्राइंगल्स दिए हुए हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल DRC एंड ट्राइंगल DPC आर ऑन द सेम बेस, और बेस दोनों का जो है वो DC है, एंड हैव इक्वल एरियाज। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिलता है, देयरफॉर ऐसे में हमारे पास बेस और बेस के साथ में जो अपर वर्टिसेस या लोअर वर्टिसेस जो भी मतलब रिमेनिंग वर्टिसेस होते हैं वो पैरेलल लाइन देते हैं। तो DC और RP जो है वो हमारे को इस तरह से मिल गए, DC
पैरेलल आरपी। अगर डीसी पैरेलल आरपी मिल गया तो इसमें एक पार्ट तो हम यहीं पर ही प्रूव कर चुके हैं, मतलब वो क्या है कि डीसीपीआर जो है वो ट्रेपीजियम है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं हेंस डीसीपीआर इज अ ट्रेपीजियम। ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब ए बी सी डी जो ऊपर वाला हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसको ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे को गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनको जरा एक के बाद एक लिख लेते हैं। तो गिवन दैट हमारे पास हम बी डी पी ये वाले पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ बी डी पी, और इक्वल है ये हमारे पास एरिया ऑफ ए आर सी। अब देखते हैं हमने क्या माइनस करना है। तो बी डी पी में से हमने इस साइड वाला माइनस करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, वो हमारे पास है यहाँ पर नीचे डी पी सी ये वाला। तो हम डी पी सी को इसमें बी डी पी के नीचे लिखते हैं। इक्वल होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लेफ्ट में राइट में कहाँ लिख रहे हैं। अगर वहाँ पर x इज इक्वल टू 5 लिखें या 5 इज इक्वल टू x लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है वो बी डी पी के नीचे हम लिखते हैं डी पी सी, एंड करके लिखते हैं ताकि हमारे को सेम जो है वो समझा सकें कि गिवन में ही है ये। और डीपीसी जो है वो इक्वल दिया हुआ है डीआरसी के। ये हो गया। दोनों को एक क्वेश्चन नंबर दे देते हैं 1 और इसे दे देते हैं 2। और अब जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अगर मान लो हम 1 जो है उसमें से 2 को माइनस करें, मतलब बीडीपी में से डीपीसी माइनस करें, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बीडीपी में से डीपीसी माइनस कर देते हैं, और एआरसी इसमें से डीआरसी ये माइनस कर देते हैं। तो अब जो है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास ट्राइंगल जो है वो बीडीपी ये वाला है, इसमें से हमने डीपीसी ये नीचे वाला माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया बीडीसी। बीडीसी और एआरसी ये हमारे पास ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसमें से डीआरसी ये नीचे वाला माइनस कर दिया हमने। अब अगर ये माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा यहाँ पर एसीडी, तो ये लिख देते हैं एरिया ऑफ एसीडी, ये हमारे पास आ गए। अब जो है वो हम बताते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में, यानी बीडीसी और एसीडी। नाउ ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एसीडी आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस है हमारा यहाँ पर डीसी, एंड हैव इक्वल एरियाज, जो कि हमने अभी अभी प्रूव किया है। और इससे हमें क्या मिलता है, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे हो, इक्वल एरिया हो, तो वो सेम पैरेलल के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास डीसी जो है वो हमारे को पैरेलल मिल गई ए बी के। अब अगर मान लो ये पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल में अगर एक ऑपोजिट साइड जो है उसका पेयर पैरेलल हो तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी चीज़ है यानी ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बस बेटा जी इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।